हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, जैसा कि प्रेजेंट सिनारियो अभी देखने को मिल रहा है आपको कि बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। कुछ एग्ज़ाम्स जो आते हैं सीट्स रिड्यूस हो रही हैं। टेक्निकल चैनल है हमारा, टेक्निकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमेशा आपके लिए कुछ बेसिक इन्फो, कुछ नॉलेबल चीज़ें, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फो, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए हमेशा लाते रहता हूँ। आज का वीडियो फ्रेंड्स समहाउ एक शॉर्ट ऑफ कहना चाहिए कि एक मोटिवेशन शॉर्ट ऑफ वीडियो, आप लोगों की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए वीडियो मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ कि आपके जो माइंड में शॉर्ट ऑफ, बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि सर थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा है, क्वेश्चंस बनते नहीं है, स्कोर नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर बीइंग अ वर्किंग फेलो, जॉब में रहते हुए या कॉलेज टाइम पे रहते हुए अगर हमको प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से हम अपना शेड्यूल प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। उसी पे पूरा वीडियो बेस्ड है। जिनको भी नॉलेज चाहिए, जिनको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज बहुत सारे की पॉइंट, छोटे छोटे चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। स्पेशली जो जॉब वाले कैंडिडेट्स हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कैसे क्या प्रिपरेशन करनी, कैसे क्या प्रिपरेशन हो सकता है, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा आप लोग को प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, लगातार जितने भी मेरे लाइव सेशंस होते हैं प्लस जो भी वीडियोस होते हैं, जनरली देखने को मिलता है बहुत लोगों का सिर्फ एक ही सवाल कि सर प्रिपरेशन नहीं हो रही है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, सीट्स कम हो रही हैं, सो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए कि प्रिपरेशन गारंटीड हो, और हम किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरीके से अपना स्टडी शेड्यूल बनाएं सो दैट हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, स्पेशली टेक्निकल फील्ड में, कोर फील्ड अगर हम डील करें, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल होता है, मेटा, माइनिंग भी हो जाते हैं। बट अभी जनरली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवेज़ की जो वैकेंसीज आती हैं, पीएसयूज़ की वैकेंसीज आती हैं, जनरली उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को ही थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। अगर देखा जाए सिविल वालों की सीट्स समहाउ रहती है, ऑल्दो क्राउड अभी बहुत ज़्यादा सिविल में भी हो चुका है, ठीक है। कैंडिडेट्स पहले नहीं रहते थे, आज से 10-12 साल पहले बोला जाए तो सिविल के ब्रांचेस बहुत कम ही कॉलेजेस में होते थे, एनआईटीज़, आईआईटीज़ में रहते थे। बट अभी जनरली बहुत सारे कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं सिविल के, तो वहाँ भी क्राउड है। सीट्स उनकी पहले ज़्यादा रहती थी, बट एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन अब वो भी बहुत हद तक कट टू कट हो चुकी हैं एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। इलेक्ट्रिकल फेलोज़ की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल हमेशा रॉयल ब्रांच रहा एक, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी, एसी की भी बात की जाए, वहाँ भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉयल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरली बोला जाता है, बट अभी देखा जाए तो मैकेनिकल की सीट्स बहुत कम होती जा रही हैं। रीजंस बताऊं फ्रेंड्स, सभी अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग फेलो, तो मुझे थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ मैं बताते हुए कि जनरली एसएससी के जॉब्स में अगर बहुत ज़्यादा क्राउड अभी देखने को मिल रहा है, रेलवेज में भी है। दोनों एक ऐसी फील्ड है फ्रेंड जो कहा जाता है सर्विसेज, ठीक है। जैसा मैंने हमेशा कई वीडियोस में भी समझाया आप लोगों को व्हाट इज सर्विसेज, तो सर्विसेज इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द बेसिक नेसेसिटी फॉर एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। वाटर नेसेसिटीज अगर देखा जाए तो बिल्डिंग्स, रोड्स एक बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, द एयर कंडीशनिंग्स, ये सब एक सर्विसेज में ही आता है। तो अगर इन्हीं सब चीज़ों को ओवरऑल कंक्लूड करूं फ्रेंड्स, तो अगर 100% नंबर ऑफ जॉब्स, सपोज 100 जॉब्स हमारे पास हैं, तो उसमें देखा जाता है कि जनरली जो मैन पावर रिक्वायर्ड होता है, मैन पावर इन द सेंस जो अगर सपोज इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंजीनियर्स वर्ड ही मैं आप लोगों के लिए यूज़ करूँ, इंजीनियर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज मोस्टली फोकस्ड ऑन सिविल, बिकॉज मेजर पोर्शन ऑफ वर्क जो रहता है वो सिविल का रहता है। इसलिए आपको जनरली अगर कोई एग्जामिनेशन में सीट्स देखने को मिलती है, अगर ये सिर्फ 3 ब्रांच की हम बात करें तो 3 ब्रांच में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट्स आपको देखने को मिलेगी सिविल की। वाई? रीज़न आपके सामने है, वहाँ पे उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है, वर्किंग है, ठीक है, वो ज़्यादा है। वहाँ पे उनको जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वो सब होती हैं, उसमें सिविल का पोर्शन मेजर रहता है, ठीक है। ऑलमोस्ट काउंट किया जाए तो 50 to 60%, ठीक है। सेकंड अब बात करते हैं कि अगर उसमें अब हम सर्विसेज लेके आए, सपोज एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हम सर्विसेज लेके आए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का रोल रह जाता है 20-25-30% का, ठीक है। तो 50+30 अगर हम कर लें तो वो हो जाती है जनरली आपकी 80% तक ले लीजिए, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो रह गया है दैट इज 10-15%, मैक्स टू मैक्स ऑफ 20%, वो रह जाता है मैकेनिकल का। तो आप खुद इन चीज़ों से एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर किसी भी सर्विसेज में, किसी भी डिपार्टमेंट्स में रिगार्डिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल अगर कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सो वाई देयर इज मोर नंबर ऑफ सीट्स फॉर सिविल, वाई सम एवरेज और यू कैन से बिलो एवरेज सीट्स फॉर यू कैन से इलेक्ट्रिकल,
और सबसे कम सीट्स होती मैकेनिकल की, ठीक है। प्लस ऑटोमेशन में बहुत सारी चीज़ें आजकल हो जाती हैं, तो मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा वहाँ पे भी एक नुकसान हो रहा है कि जहाँ पे पहले 5-6 कैंडिडेट्स की या 10 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती थी, वहाँ पे सिर्फ 3 या 4 कैंडिडेट्स ही रह जा रहे हैं अभी। ओके, सो द पॉइंट इज, मुझे समझाने का पहला सेंस ये है फ्रेंड्स कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। मैकेनिकल हमेशा ऑल ओवर द वर्ल्ड रिक्वायरमेंट रहती है मैकेनिकल की, और हमेशा रहेगी। बिकॉज एक चीज़ आपको समझना है, ठीक है, कि आप मैकेनिकल वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ऑल दो फील्ड सर्विसेज है, जैसा मेरा एक वीडियो आया था, अगर आप लोग देख लेंगे आई बटन में उसका लिंक अवेलेबल करा दूंगा, उसमें मैंने बताया था कि व्हाट आर द वेरियस स्कोप्स फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एंड डिग्री होल्डर्स, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फील्ड्स है जहां आप लोग जा सकते हैं। तो हर एक फील्ड में मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। विदाउट द मैकेनिकल इक्विपमेंट सिविल वाला काम नहीं कर पाएगा, विदाउट प्रोड्यूसिंग द इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल वाला काम नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली बोथ आर डिपेंडेंट ऑन मैकेनिकल, ठीक है। रिक्वायरमेंट होंगी, अभी फिलहाल कम है। रिक्वायरमेंट कम क्यों है उसका रीजन एक और आपको सॉलिड पॉइंट बताता हूं। द फर्स्ट रीजन, अगर एसएससी और आरआरबी की बात करते हैं, मोस्टली अगर ये दो एग्जाम को हम मेनली फोकस करें, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि राइट स्टार्टिंग 2007 से जब एसएससी जेईई का रिक्रूटमेंट कर रही है, फ्रॉम दैट टाइम वहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। स्पेशली 2011, 12, 13, 2011, 12 एंड 13 विद इफ यू सी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसएससी के रिक्रूटमेंट्स हुए हैं। रेलवेज भी उस टाइम जो 13, 15 एंड 18 में, सॉरी 17 में जो एक रिक्रूटमेंट आया था, उसमें अगर देखेंगे तो वहाँ पे बल्क रिक्रूटमेंट्स उनके हुए हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। सो अगर डिपार्टमेंट में सपोज वर्किंग कॉन्स्टेंट हो गई है, कैंडिडेट्स पहले ही ज़्यादा मिल गए, तो अभी जो फिलहाल कुछ रिक्वायरमेंट्स क्रिएट हो रही हैं डिपार्टमेंट साइड से, दैट इज आइदर ऑन द बेसिस ऑफ कि कोई कैंडिडेट वहाँ डिपार्टमेंट लीव कर चुका है, या द नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्जिस्टिंग थे पहले के, जो ऑफिसर्स होंगे, जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे, वो आइदर दे आर गोइंग ऑन रिटायरमेंट, सुपर एनोवेशन। ओके, सो इस केस में बचता क्या है, वही सीट सिर्फ अभी रह जा रही हैं जो आपके रिक्रूटमेंट्स में आ रही हैं, ठीक है। एक पॉइंट और मैं रेस करना चाहूँगा रिगार्डिंग कि अभी फिलहाल ड्यू टू सम ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज लास्ट 1 और 2 ईयर्स अगर आप लोग देखेंगे तो रिक्रूटमेंट्स थोड़े और भी कम हुए हैं। ओके, सो इट डजेंट मैटर्स कि ये ऐसा ही चलेगा, कुछ ऑल ओवर पैंडेमिक जो चल रहा है उस वजह से भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं, वर्ल्ड में है, इंडिया में चल रहा है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी इश्यूज है रिगार्डिंग द न्यूली रिक्रूटमेंट्स, ओके, और द न्यू रिक्रूटमेंट्स। सो उस केस में भी देखा जाए तो अभी थोड़ा सा इशू क्रिटिकल है, बट इट विल बी स्ट्रीमलाइंड विद इन 1 और 2 ईयर्स। ओके, प्लस कुछ सीट्स जैसे मैंने बताया था लाइव सेशन में रहते हुए भी, प्लस कुछ वीडियोस में, कि सीट्स अपकमिंग इंक्रीज होंगी। रीज़न रहता है कि कुछ डिपार्टमेंट पे बल्क रिक्रूटमेंट्स होते हैं इन अ पर्टिकुलर सेशन, यू कैन से, और इन अ पर्टिकुलर ईयर। अगर वो कैंडिडेट पूरे के पूरे शॉर्ट ऑफ वो बैच ही अगर सुपर एनोवेट होता है तो उतनी सीट्स आएंगी। ओके, सो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट विल वेरी कि कौन सा ईयर में ऐसा चांसेस बनता है, बट होपफुली एवरी डिपार्टमेंट विल गेट मच नंबर ऑफ पोस्ट इन द अपकमिंग ईयर्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट्स कि जो रिक्रूटेटिव मेरे पास कमेंट्स आते थे कि सर एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि पढ़ाई के साथ साथ हमको जॉब भी करना है, जॉब इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी बिकॉज वी आर गेटिंग सम अर्निंग फ्रॉम देम, तो वहाँ पे मुझे जाना है, प्लस मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है फॉर द हायर पोस्ट और फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। वो कैसे करूँ, कैसा टाइम शेड्यूल हो सकता है, ठीक है। सो और फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स सिर्फ कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, समझ में आ जाए। इन केस इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, कुछ भी डाउट रह जाएगा कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम माई स्टेटमेंट, आपको क्या समझ में आया, व्हाट यू गॉट फ्रॉम माई स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट, पहली चीज़, जॉब का टाइमिंग सपोज आपका फिक्स है, ठीक है, पहले उनसे बात की जाए जो एक कांस्टेंट फिक्स टाइम पे जॉब करते हैं, नॉट अ शिफ्ट जॉब। ओके, उनके लिए एक बेस्ट पॉइंट ये रह जाता है, या जो शिफ्ट से अगर एक कॉमन जनरल शेड्यूल में आ सकते हैं, जनरल टाइमिंग में, उनको भी ये बेनिफिट मिल सकता है। उनको मैं पहले समझाने की कोशिश करूंगा कि पहला जब हम देखते हैं फ्रेंड शिफ्ट जॉब है, अगर शिफ्ट से अगर जनरल में आते हैं तो आपका टाइम एक फिक्स हो जाता है। ओके, उस कंडीशन में ये चीज़ें हो सकती हैं कि अगर 8 to 5 आपकी वर्किंग है, ओके, और यू कैन से 9 to 5 अगर वर्किंग होती है, सो बिफोर 9 एंड आफ्टर 5 PM यू विल बी गेटिंग टाइम, ठीक है। बट आप बोलेंगे कि सर कि 8 घंटे 9 घंटे के हेक्टिक जॉब के बाद कितना टाइम रहेगा, कितने हमारे बॉडी में एनर्जी बचेगी, हमको क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट इज आपको अपने खुद के लिए टाइम निकालना है, हाफ एन आवर 1 आवर, जस्ट फॉर सम रिलैक्सेशन, जस्ट फॉर रिलीविंग ऑफ स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक आपको जो अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं, लिसनिंग सॉन्ग्स, वॉकिंग, जॉगिंग, वॉट एवर, ठीक है, जिम जाते हैं, यू कैन ज्वाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद आपको एक अपना शेड्यूल रेडी करना है, ठीक है। व्हाट शेड्यूल, योर प्रिपरेशन शेड्यूल, आप किस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर एग्जाम को या किस पर्टिकुलर हायर जो पोस्ट है उसको आप फोकस कर रहे हैं, और उसके लिए कितने आवर्स की वर्किंग, कितने आवर्स की स्टडी रिक्वायर्ड है। ओके, वर्किंग स्टडी अगर बोला जाए और ओवरऑल की कितना स्टडी टाइम रिक्वायर्ड है वो आपको कंक्लूड करना है। टिल द टाइम आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको स्टडी मटेरियल सबसे पहले अकोमोडेट करना है, अपने पास जमा करना है, आपके पास जो प्रीवियस नोट्स होंगे, बुक्स होंगे, उन सभी को, ठीक है। सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टूल्स अगर बोला जाए स्टडी के लिए वो होता है आपके नोट्स, बुक्स, सपोज जो ऑनलाइन मटेरियल्स अगर आपके पास कुछ पढ़े वो सभी चीज़ें, ठीक है। जब तक वो नहीं है तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। सो टिल द टाइम अगर आज से आप अपने ऐसा शेड्यूल बनाते हैं, मे बी 1 और 2 डेज यू विल बी सर्चिंग कि हमारे पास क्या पढ़ने का है, कहाँ पे मेरे पास कौन से सब्जेक्ट्स का मटेरियल अवेलेबल है और उन चीज़ों में मैं कितना उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकता हूँ। ओके ना, इवनिंग का टाइम जो आपको मिल रहा है, जनरली अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, हायर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट में है, हायर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अच्छे जॉब के लिए, तो फर्स्ट इज वीकेंड आपके पास जनरली रहता है और आइदर 7 दिनों में से 1 दिन आपका ऑफ जरूर रहेगा, ठीक है। दैट डे यू कैन लाइस्ट मैक्सिमम, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक भी अगर आप अपने कंटिन्यूटी देते हैं तो आप अच्छे से प्रिपरेशन, 1 दिन आपके पास एक मैक्सिमम शेड्यूल रहेगा, ओके। बाकी दिन आपके पास हार्डली 4 to 5 आवर्स का टाइम बचता ही है, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू, आपको एक स्टडी शेड्यूल प्रिपेयर करना है अपना, ठीक है। एक रूटीन प्रिपेयर करना है। रूटीन इन द सेंस नॉट द जॉब में आपने क्या किया क्या नहीं किया वो सब आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ ये करना है कि सपोज एक सब्जेक्ट आप लेके चलते हैं, अगर आपको मालूम है कि वो सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम लगता है एट एन एवरेज ऑफ 3 to 4 आवर्स अ डे, ठीक है। तो वो बनता है हार्डली 60 आवर्स का एक आपका टाइम शेड्यूल, ठीक है। तो अब उस 60 आवर्स को कैसे आपको मैनिपुलेट करना है, तो फर्स्ट इज कि आप अगर आज सपोज 4 आवर्स ही दे पाते हैं, नेक्स्ट डे सपोज 6 आवर्स देते हैं, इवनिंग टाइम फुली आपके पास है, आप उसको मैक्स टू मैक्स जितना एक्सटेंड कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। वहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे, वो डिपेंड करता है कि आप कितने फुली कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। सो 3 to 4 आवर्स अगर एक दिन होता है, नेक्स्ट डे में भी वो 2 हो सकता है एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे दैट में भी वो 5 to 6 आवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल यू हैव टू फोकस ऑन द सिलेबस, कितना सिलेबस आप कवर अप कर पा रहे हो और जो आपने एक स्टडी शेड्यूल प्रिपेयर कर रखा है उस स्टडी शेड्यूल को कितना एफिशिएंटली प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, कितना कंप्लीट कर रहे हो। ऑन दैट स्टडी शेड्यूल दैट मस्ट बी अ टाइमिंग फॉर योर मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जो भी एग्जाम को फोकस कर रहे हैं उनके आपको प्रैक्टिस सेट भी बनाने हैं, आपको मॉक टेस्ट भी उनके अपियर होने, सो दैट स्कोर को लेके, ठीक है, कितनी स्कोरिंग आ रही है, कौन से एरिया पे मिस्टेक्स हो रहा है, उनको रिकवरी करने के लिए 1 या 2 दिन का आपको रिवीजन का टाइम भी उसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। सो 15 डेज अगर मैं काउंट करूं कि आपके सिर्फ प्रिपरेशन का है, 1 day यू कैन गिव फॉर योर रिविजन, 1 or 2 days, उसके बाद 1 या 2 दिन आप अपने मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, एक फाइनल प्रैक्टिस टेस्ट को दे सकते हैं एंड 1 day यू कैन गिव फॉर द एनालिसिस। ओवरऑल 20 डेज का टाइम शेड्यूल अगर एक सब्जेक्ट का बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जनरली एक दिन ही पूरा रिवीजन में लगे, किसी सब्जेक्ट को शायद 3 या 4 डेज का भी रिवीजन चाहिए रहेगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक भी डिपेंड करता है। बट माई पॉइंट इज कि इस तरीके से अगर एक एक सब्जेक्ट्स का टाइम स्लॉट अगर आप लोग लेके चलते हैं तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मॉर्निंग आवर्स आपके पास अवेलेबल है। इन केस आप लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, सो उस केस में आपके पास क्या होगा कि मे बी ड्यू टू स्ट्रेस, ओके, फिजिकली बहुत थक गए हैं, सो उस केस में आप मॉर्निंग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं है। बिकॉज उस सेंस में जो मॉर्निंग का अगर आपका शेड्यूल समहाउ बनता कि आप 2 आवर्स इन द मॉर्निंग, 3 to 4 आवर्स इन द इवनिंग, ऐसा करके ओवरऑल 6 आवर्स का अगर एक टाइम स्लॉट बनाते हो फॉर अ पर्टिकुलर डे, तो अगर 2 आवर्स इधर नहीं बनता है तो दिस 2 आवर्स ऑफ द मॉर्निंग यू कैन यूटिलाइज इन द इवनिंग, ठीक है। मतलब लेट नाइट आप थोड़ी स्टडी कर लो, मे बी थोड़ा सा अगर आपको रूटीन डिस्टर्ब होता है, मॉर्निंग थोड़े से लेट होकर देन शिफ्ट के लिए जाना है, देन यू कैन इजीली गो, ठीक है। व्हाट इज द पॉजिटिविटी, क्या हमको मिला इसका आउटपुट, ये मिल रहा है जॉब आपकी हो रही है ऑन द टाइमिंग, ठीक है, उसके लिए आपको कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, जॉब आप कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट, ये जो इवनिंग का स्लॉट है, ठीक है, एज पर द स्टडी शेड्यूल, एज पर द टोटल आवर्स ऑफ स्टडी जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल करते हो तो टाइमली आपका स्कोर अप, आपका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मॉक टेस्ट होंगे, स्कोर आएगा, तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि हाँ अब मेरी प्रिपरेशन हो रही है, नाउ आई कैन गो फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। सेम आपको हर एक सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एक वीडियो मेरा आया था जिसमें मैंने बताया था आपको किस तरीके से स्टडी शेड्यूल प्रिपेयर करनी है, ठीक है, वो आई बटन में उसका लिंक अवेलेबल करा दूंगा आपको, वो एक बार जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अपने टाइम टेबल, अपनी रूटीन को बनाना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट्स फॉर जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए सिर्फ मैं छोटा सा सजेशन ये दे पाऊंगा कि आपको मोस्टली अगर आपने जॉब लगाया है, दैट मीन्स टेक्निकली आप साउंड थे पहले, समहाउ इंटरव्यू रिटर्न करने के बाद आप एक जॉब में हो, तो आपको सिर्फ वो क्या करना है कि जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको एक रिवीजन में लेके आना है, ठीक है। एंड जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उन पे ही आपको मेन फोकस करना है। जनरली लोग क्या करते हैं कि सपोज ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैकेनिकल की बात की जाए, कहीं भी जाओगे
व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, बोल दिया, उसी पे हमेशा लगे हुए हैं। बट व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, थियोरी ऑफ मशीन भी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी है, ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स मशीनरी भी है, हीट एंड मास ट्रांसफर है, आरएसी है, व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स, इनको वेटेज कम दिया जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इक्वल वेटेज फॉर इक्वल सब्जेक्ट्स, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स को उतना ही वेटेज देना है जितना वो एग्जाम में कैरी करता है। दैट मीन्स अगर एफएम के आपको लगते हैं कि 15 क्वेश्चन आने हैं आउट ऑफ 100, दैट मीन्स 15% आपको एक्यूरेसी उसके लिए देनी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा जो एनालिसिस या जैसा आपको पैटर्न एक देखने को मिला है पर्टिकुलर एग्जाम जिसको आप फोकस करो, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट कि मैंने मैकेनिकल का लेके आपको एक एग्जांपल देके समझाया है। सिर्फ आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जितना फोकस, जितना पर्टिकुलर टॉपिक वेटेज रखता है आपके एग्जामिनेशन में, उतना आपको उसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, उतनी वेटेज टाइमिंग उसको देनी पड़ेगी और उतने नंबर ऑफ स्कोर्स के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्टली होता यही है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो 4-5 सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स आपके फेवरेट है हमेशा उनको इनिशियल रिवीजन में लेके आते हैं, उनके क्वेश्चंस बन जाते हैं, हम थोड़े से और कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ यार मेरे से अब बन रहा है। बट ऐसा सिर्फ उन पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स के लिए ही है। बट जब आप कोई एग्जाम दिलाने जाते हैं तब आपको डेफिनेटली ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे सिर्फ वो 4-5 टॉपिक्स ही नहीं होते, दैट मे कंटेन 40 to 50 टॉपिक्स, ठीक है। और फिर यही से हमारा जो थोड़ा सा डिमोटिवेशन स्टार्ट होता है वो इसी साइकिल से होता है कि हमने ये 4-5 सब्जेक्ट्स का एक क्वार्टर साइकिल कंप्लीट कर लिया है, बट रेस्ट जो 3 क्वार्टर्स बचे हुए हैं वो हमने कंप्लीट नहीं किया, ओके। और उसी रीज़न की वजह से ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस उनके तो अटेम्प्ट्स हो जाते हैं जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस में या बाय गेसिंग कुछ तो क्वेश्चंस आप बना लोगे, बट कॉन्फिडेंटली वो क्वेश्चंस नहीं बनते, जिस वजह से स्कोर डाउन होता है, कट ऑफ डेफिनेटली हर एग्जाम्स का हाई जा रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको भी एक पीक पे लेके चलना है, तो सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देते हुए पूरे टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। एक पॉइंट और, जनरली लोग ये बोलते हैं कि सर 100% सिलेबस हो गया है, नाउ व्हाट, ठीक है। तो मेरा सिर्फ सजेशन उनको ये रहेगा, 100 आपने कर लिया, दैट इज बेस्ट पार्ट कि आपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन विल बी योर मॉक टेस्ट, ठीक है। पोर्शन कंप्लीट होना दैट इज द स्टडी पार्ट ओनली, बट स्कोर आना दैट विल एंश्योर कि हाँ आप जॉब के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो, ठीक है। वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड एलिजिबिलिटी, बिकॉज पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, बट द मेन पार्ट ऑफ दैट स्टडी जो आपने 5 महीने 6 महीने साल भर लगाई है वो दिखता है जब आप 3 घंटे फुली फोकस्ड होकर किसी एग्जाम को दिलाते हो, ठीक है। और वही 3 घंटा एक डिसाइडर होता है कि आपने ओवरऑल एक साल भर कितनी मेहनत की है, ठीक है। और वही 1 ईयर ऑफ योर लेबर, योर स्टडी, वो शो होके 3 इयर्स के बाद एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब, ठीक है। तो ये जो 2-3 ब्रिजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, इन ब्रिजेस को आपको ही बनाना है। यू आर द इंजीनियर्स जो आप इन चीज़ों को बुन सकते हो, एक ब्रिज बना सकते हो और एक इजली ब्रिज बनाते हुए अच्छे जॉब को पा सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स, समहाउ वीडियो बड़ा हुआ है, इट इज़ 19-20 मिनट्स देखने को अभी आपको मिल गया होगा, बट व्हाट माय पॉइंट इज़, कंक्लूड करेंगे वीडियो को, ज़्यादा टाइम आप लोगों का भी नहीं लेंगे। माय पॉइंट इज़, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है, ठीक है, देयर मे बी हेल लॉट ऑफ पीपल जो आपको ये बोलेंगे कि नो यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग वे, ये मत करो, ऐसा करो, ठीक है, बट आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि आपका मेन फोकस, आपका ड्रीम किस पर्टिकुलर चीज़ों पे है, ठीक है। बिकॉज ऑब्स्टेकल्स 1000 आएंगे, ठीक है, जॉब आ जाता है, स्टडी कर रहे हो जॉब नहीं है तो जॉब का एक हेडेक बने रहता है, जॉब कर रहे हो हायर रैंक पे जाना है वो एक हेडेक रहता है, स्ट्रेस रहता है, हेडेक ना बोले स्ट्रेस रहता है, प्रेशर आपके ऊपर है, ठीक है। प्लस देर में भी सम फाइनेंशियल इशू, देर में भी सम पर्सनल इशूज़, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं लाइफ में, चलती रहेंगी, ठीक है। बट आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको अपने पर्टिकुलर गोल के लिए फोकस होकर चलना है, ठीक है। जब तक आप उन चीज़ों पे आगे बढ़ते रहोगे तब तक ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, ऑब्स्टेकल्स का सॉल्यूशन निकालना है, एंड फाइनली जो भी आप पर्टिकुलर एग्जाम को आप फोकस कर रहे हो उसको क्रैक करना है आप लोगों को, ठीक है। बट बाय द टाइम आई विल से, जो भी आपके पास स्टडी स्टफ है उनको यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत लोग ये भी बैठ जाते हैं कि सर मेरे पास ये नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूं। जो भी आप उनसे स्टार्ट करो, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक की पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, जब भी आप किसी कोचिंग सेंटर, किसी ट्यूटर, किसी टीचर्स, ओके, या राइट स्टार्टिंग की आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, हमेशा पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को जीरो से लेके चलना, ठीक है। बिकॉज वाई ज़ीरो, वाई स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, इसलिए बिकॉज वहाँ से स्टार्ट करने पे डेफिनेटली आपको, अगर एक टॉपिक का अगर आपने 60-70% भी कवर अप किया है ना और जीरो से स्टार्ट किया है, आपको हमेशा एक नई चीज़ सीखने को मिलेंगी, ठीक है। बट अगर आप उन चीज़ों को सोच रहे हो कि यार मेरे को इतना पता है, मेरे को सिर्फ ये करना है, ठीक है, तो फिर से आप उसी प्रैक्टिस में चले गए जो आपने पिछले साल या 6 महीने पहले या पिछले वाले अटेम्प्ट में वो की थी,
ठीक है। तो हमेशा जब सपोज आप किसी एग्जाम में एक बार फेलियर हुए हैं और उसको आपको डेफिनेटली क्रैक करना है, तो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तभी आप पर्टिकुलर एग्जाम को ईजिली क्रैक कर पाओगे विथ ऑल नॉलेज, ठीक है, विथ कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या करना चाहिए, डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही है। सो फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जब भी आपको ऐसा कभी लगता है, ठीक है, ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ। ये वर्ड आजकल बहुत चल रहा है और आपको वही करना है। आप थोड़ा सा साइड हट जाइएगा, आइसोलेट हो जाइएगा सभी से, ठीक है, और अपने आप को टाइम दीजिएगा। डोंट स्टडी नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने आप को टाइम देना। जब आप पर्टिकुलर टाइम दोगे, ठीक है, आपको ही पता है कि हाउ मच कैपेबल यू आर। दूसरे के बोलने से या किसी के कहने से आपकी कैपेबिलिटी जज नहीं होगी, ठीक है। सो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करो। और एक चीज़ लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, आप अपना जजमेंट पावर, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रांग रखिएगा। आपने जो जज किया, जो डिसीजन लिया, ठीक है, वो उसके लिए आपको रेडी रहना है। दैट मे गोज रॉन्ग, दैट मे गोज राइट, उसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। तब कोई भी एग्जाम आप इजीली क्रैक कर लोगे और लाइफ में बड़े से बड़े ऑब्स्टेकल को सॉल्व कर लोगे। ओके, सो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। ऑल दो वीडियो थोड़ी लंबी थी, जिनको अच्छा लगेगा वो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल हमेशा सपोर्टिव रहा है सभी के लिए। प्लस आई जस्ट वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा हो सकता है। वीडियो बनाने का सेंस ये नहीं था कि इतना टाइम, सपोज जितना जो भी कैंडिडेट अगर लास्ट तक इन वीडियोस को देख रहा है उनको ये लगे कि यार इतनी सारी चीज़ें क्या बता गए सर, ठीक है। इट इज़ जस्ट फॉर यू पीपल जो ये हमेशा सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है। एंड आई कैन एश्योर जिस दिन ये पर्टिकुलर नेगेटिविटी आपके दिमाग से हट जाएगी कि व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, उस दिन आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर लोगे। अब आप बोलोगे सर व्हाट आई एम डूइंग से क्रैक कैसे होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि आप सिर्फ पर्टिकुलर एक नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हो कि आप कर क्या रहे हो, आप अपने गोल की तरफ फोकस्ड नहीं हो, ठीक है। तो जब गोल की तरफ फोकस्ड रहोगे ना, तो बाकी चीज़ें आपको कभी दिखाई नहीं देंगी। ओके, एंड दैट पर्टिकुलर डे आप खुद मेरी बातों को रियलाइज़ करोगे कि नहीं सर सही थे, वी आर गोइंग इन अवर राइट ट्रैक एंड वी विल डेफिनेटली क्रैक द जॉब। ओके, सो हमेशा अपने मोटो के लिए, अपने गोल की तरफ फोकस्ड होकर चलो एंड डेफिनेटली वन डे यू विल गेट अ बिग सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स। एंड कोई भी इशू हो, कभी भी हो, टेलीग्राम चैनल ओपन है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है। कभी भी आके आप अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। जो भी नॉलेज बेस्ट हमारे साइड से हो रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड यू इन माई टेलीग्राम चैनल और थ्रू द यूट्यूब वीडियोज़। ओके, सो होप आप उनको यूटिलाइज कर रहे होंगे एंड विद दिस यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब इन योर लाइफ। ओके, सो थैंक यू।